नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक है, आज हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश में रिवर। मध्य प्रदेश की नदियों की अपन चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां बहती हैं, इस बात की बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। उसके बाद हम हर नदी का एक मैप के माध्यम से उसको सीखेंगे और उसके अपवाह तंत्र की भी बात करेंगे। अपवाह तंत्र क्या होता है उसकी भी बात करेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख जितनी भी नदियां हैं ना, हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश एक ऐसा जो है प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक नदियां बहती हैं और सर्वाधिक नदियों के बहने के कारण ही मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, आपका जो है नदियों का मायका भी कहा जाता है। अब नदियों से संबंधित हम बहुत सारे फैक्ट भी देखेंगे। हम मुख्यतः नर्मदा नदी को सबसे पहले कवर करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। गुजरात की जीवन रेखा भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। 3 राज्यों से होकर बहती है, ये भी देखेंगे। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत 5 बड़ी नदियों की हम क्रम भी देखेंगे, क्योंकि ये क्रम भी पूछा जाता है आपसे। तो आइए अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत नदियां, है ना। मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम नदियां देखेंगे, है ना। हम ये भी देखेंगे उत्तर की उधर कौन सी नदियां बहती हैं, दक्षिण की तरफ कौन सी नदियां बहती हैं, पश्चिम की तरफ कौन सी नदियां बहती हैं, पूर्व की तरफ कौन सी नदियां बहती हैं। देखो, आदिकाल से ही अगर अपन बात करें, आदिकाल से और मानव सभ्यता के जीवोपार्जन का क्या कहें साधन रही हैं। नदियां जो हैं आदिकाल से ही मानव के जीवन के जीवोपार्जन का क्या रही हैं, साधन रही हैं। अगर अपन विश्व की अनेक सभ्यताओं और संस्कृति की बात करें तो इनका विकास भी नदियों के किनारे ही हुआ है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश आपका एक ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं, है ना। सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों का मायका भी कहा जाता है ना। नदियों का मायका कहा जाता है। एक तो फैक्ट हमारा ये बनता है मेरे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो सर्वाधिक नदियां बही जाती हैं, इसलिए क्वेश्चन ये आता है कि मध्य प्रदेश को किस और नाम से जाना जाता है। मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश को नदियों के मायके के नाम से भी हम जानते हैं, और इसीलिए जानते हैं क्योंकि सर्वाधिक नदियां यहाँ पर बहती हैं, है ना। अब हम जो है ये डिस्कस करेंगे कि हमें उत्तर की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी हैं, दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी हैं। तो हम बात करते हैं, देखो उत्तर की अगर अपन बात करते हैं तो देखो उत्तर की तरफ क्या बात करते हैं हम, ये देखो चंबल की अगर अपन बात करें, चंबल हुई है, शिप्रा हुई है, ये है ना। उसके बाद अगर अपन बात करें काली सिंध की अगर अपन बात करें, है ना, काली सिंध की अगर अपन बात करते हैं ना, पार्वती की अगर अपन बात करते हैं, है ना, या अगर अपन ये सारी जो नदियां हैं आपकी वह किस तरफ बहती हैं, वह आपकी उत्तर की तरफ बहती हैं। वहीं अगर अपन बात करें, देखो पश्चिम की तरफ हमारी कौन सी नदियां बहती है, देखो नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा नदी भी हमारी बहती है, और एक ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी भी हमारी पश्चिम की तरफ बहती है ना। वहीं अगर अपन बात करें पूर्वी की तरफ कौन सी नदियां बहती हैं, तो देखो एक सोन नदी हो गई है, ये आपकी पूर्वी की तरफ बहती है, और एक जोहिला नदी हो गई है, वो भी आपकी पूर्वी की तरफ बहती है। वहीं अगर अपन दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आपकी बेनगंगा नदी बहती है। वहीं अगर आपकी बात करें वर्धा नदी भी बहती है ना, और वर्धा नदी और बेनगंगा नदी ये दोनों ही आपकी दक्षिण की तरफ बहती हैं, और बहती हुई कहाँ पर चली जाती हैं, महाराष्ट्र में चली जाती हैं। और इसी के संगम को हम किसके नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों, प्राणहिता के नाम से जानते हैं। क्या किसके नाम से जानते हैं? प्राणहिता के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर अपन प्रमुख 5 नदियों की बात करें तो देखो जो है सबसे लंबी नदी की अगर अपन बात करते हैं, देखो सबसे लंबी नदी आती है आपकी नर्मदा, है ना। सबसे लंबी नदी आती है आपकी नर्मदा, फिर आती है आपकी जो है चंबल, है ना। नर्मदा हो गई है, चंबल हो गई है, सोन हो गई है ना। फिर अगर अपन बात करते हैं, देखो नर्मदा हो गई है, चंबल। नर्मदा की लंबाई है आपकी 1312 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत 1077 बहती। चंबल की अगर अपन बात करें तो 965 किलोमीटर में बहती। सोन की अगर अपन बात करें तो 780 में बहती है। देखो ताप्ती की अगर अपन बात करें तो ताप्ती बहती है 724, है ना। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर बेतवा की, तो बेतवा जो नदी है आपकी वो बहती है आपकी 480 किलोमीटर में, है ना। कहीं कहीं बेतवा की लंबाई आपको थोड़ी बहुत डिफरेंस इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन लगभग 480 किलोमीटर तक ये बहती है। तो पहले नंबर की अगर अपन बात करें यहाँ पर जो है नर्मदा नदी, दूसरे नंबर की बात करें तो चंबल, तीसरे की सोन, चौथे पे ताप्ती आती है, और बेतवा आती है 5वें नंबर पे, है ना। देखो सोन 780 है और ताप्ती 724 है लगभग।
अब ये 5 नदियों का क्रम याद रखना, कभी कभी क्रम व्यापम पूछता है या मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी आपको जोड़ी मिलाने से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो नर्मदा 13-12 है, चंबल जो है आपकी 965 है, सोन 780, ताप्ती 724 और बेतवा 480 किलोमीटर के लगभग यहाँ पर बहती है ना। हमने ये चीजें यहाँ पर डिस्कस की हैं। दोस्तों एक एक चीज बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे प्रीलिम्स फैक्ट की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे ही आपकी एग्जाम में आते हैं। उसके बाद अपन सविस्तार तरीके से उसके अपवाह तंत्र की बात करेंगे, एक मैप के माध्यम से अपवाह तंत्र की बात करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। और सारी की सारी चीजें आपको यही डिस्कस करेंगे और सारी की सारी चीजें आपको इसी वीडियो के अंतर्गत, इसी क्लास के अंतर्गत नर्मदा नदी से संबंधित सारी की सारी डिटेल में आप लोगों को कवर करवा दूंगा। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं प्रीलिम्स फैक्ट की। तो देखो प्रीलिम्स फैक्ट में अगर अपन बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो देखो जो नर्मदा नदी है हमारी, है ना, जो नर्मदा नदी है, सबसे पहले हम इसका उद्गम देखते हैं। तो ये जो उद्गम इसका कहाँ से होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं उद्गम की। तो यह देखो जो है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, अगर जिना हमसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना। और वहीं अगर अपन बात करें अनूपपुर में जो है अमरकंटक, है ना, अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है मेरे दोस्तों, और पुष्पराजगढ़ तहसील से, है ना। पुष्पराजगढ़ तहसील की अगर बात करेंगे तो पुष्पराजगढ़ है अमरकंटक की पहाड़ी से, और जिले की अगर बात करेंगे तो अनूपपुर है ना। मेकल श्रेणी से भी, मेकल श्रेणी के जो है पास से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। देखो क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर बना सकता है, पूछ सकता है कौन सा जिला, तो अनूपपुर, और अमरकंटक की पहाड़ी है, पुष्पराजगढ़ तहसील है, मेकल श्रेणी से जस्ट पास से ये निकलती है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बना सकता है। अब देखो अगर अपन बात करें उद्गम की, तो उद्गम के तो हमारा हो गया। वहीं अगर अपन इसकी बात की लंबाई की अगर अपन बात करते हैं, इसके लंबाई की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी जो टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये कितना बहती है, 1077 किलोमीटर ही बहती है। टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये 1077 किलोमीटर की लंबाई तय करती है ना। वहीं अगर अपन बात करें, यह जो है मध्य प्रदेश के साथ साथ जो है आपका गुजरात में प्लस जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत, महाराष्ट्र 3 जिलों से होकर तीन राज्यों से होकर बहती है। ये कितने राज्यों से होकर बहती है, 3 राज्यों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 3 राज्यों से होकर बहती है। इस नदी को मध्य प्रदेश प्लस गुजरात की क्या कहा जाता है, इसको जीवन रेखा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आता है, मध्य प्रदेश एवं गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो वह मध्य प्रदेश एवं गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है ना। नर्मदा नदी को जीवन रेखा कहा जाता है। अब अगर अपन बात करते हैं जो है मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा, तो इसे कहा ही जाता है। लेकिन अगर अपन बात करें इसे खुशियों की नदी, खुशियों की नदी, है ना, खुशियां बांटने वाली नदी जो है, रिवर ऑफ प्लेजर के नाम से भी इसे जाना जाता है। रिवर ऑफ प्लेजर के नाम से भी इसे क्या किया जाता है, ऐसे जाना जाता है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि सीधे सीधे फैक्ट आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इसको विशेष तरीके से एक कॉपी पेन लेकर बैठना और इसको लिख लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ से कवर आप लोगों को मध्य प्रदेश में करवा रहा हूँ। अब अगर अपन बात करते हैं ये जो इसका जो मुहाना है ना, या ये कहाँ पर गिरती है, ये मुहाना या समाप्ति की अगर अपन बात करें तो ये मध्य प्रदेश से होती हुई पहले महाराष्ट्र जाती है, महाराष्ट्र से फिर गुजरात जाती है, और गुजरात के भड़ोच में है ना, गुजरात के भड़ोच में अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है, अरब सागर के अंतर्गत गिरती है ना, अरब सागर के अंतर्गत गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है नर्मदा नदी की हम और अगर बात करते हैं तो इसकी टोटल 41 सहायक नदियां हैं ना। सहायक नदियों की अगर अपन बात करें, मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है हमारी, इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां कितनी हैं, इसकी टोटल 41 सहायक नदियां हैं। वहीं अगर अपन बात करें बाएं से जो नदियां मिलती हैं, बाएं से 22 नदियां मिलती हैं, और दाएं की अगर अपन बात करें, दाएं से कितनी नदियां मिलती हैं, आपकी 19 नदियां मिलती हैं।
बाएं से कितनी नदियां मिलती हैं, 22 नदियां मिलती हैं, और जो है दाएं से कितनी नदियां मिलती हैं आपकी, जो है 19 नदियां आपकी देखने को यहाँ पर मिलेंगी, है ना। आइए अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब और बहुत सारे फैक्ट हैं, अभी तो फैक्ट चालू ही नहीं हुई, अभी बहुत सारे फैक्ट हैं जो मैं आप लोगों को इसमें कवर करवाऊंगा, है ना। यहाँ पर अगर अपन बात करें, देखो इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, अन्य इसके जो नाम है अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है ना। यहाँ पर रेवा, रेवा, साखरी, मेकलसुता, है ना। रेवा जो है, साखरी, मेकलसुता, नमोदास, नमोदास, रेवा, साखरी, मेकलसुता, नमोदास, है ना। और अन्य नामों से इसे जाना जाता है, अन्य कई नाम है जिससे इनको जाना जाता है ना। अगर अब मैं बात करूं, जो नर्मदा नदी है इसका जो आकार की अगर अपन बात करें, आकार कैसा है इसका, वृक्षनुमा प्रणाली आकार है, वृक्षनुमा प्रणाली, वृक्षनुमा प्रणाली जैसा इसका जो है आकार है। अब किस तरीके से वृक्षनुमा प्रणाली जैसा आकार है, जब यह निकलती है मेरे दोस्तों, अमरकंटक से निकलती है, कुछ इस तरीके से निकलती है, तो कई सारी नदियां इसमें आकर मिल जाती हैं, कुछ इस तरीके की नदियां आकर मिल जाएंगी। जो बाएं से जो नदियां हैं वो कितनी मिल रही हैं, दाएं से जो नदियां हैं वो कुछ इस तरीके की नदियां यहाँ से मिलती हैं। अब ये जो आप देखोगे कि तो इसकी आकृति किस तरीके की बन जाती है, वृक्षनुमा आकार की प्रणाली इसकी बन जाती है, वृक्षनुमा आकार की प्रणाली इसकी बन जाती है ना। एक तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, वृक्षनुमा प्रणाली इसकी बन जाती है। आगे अगर अपन बात करते हैं प्रीलिम्स फैक्ट की, तो बहुत सारे फैक्ट और भी इसके अंतर्गत निकल के आते हैं, है ना। अब देखो नर्मदा के ऊपर एक जो है किताब, नर्मदा की अगर अपन बात करें तो नर्मदा पुरुष किसे कहा जाता है ना। ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट के अंतर्गत पिछले वर्षों में पूछा गया था। नर्मदा पुरुष की अगर अपन बात करें तो नर्मदा पुरुष कौन से हैं हमारे, जो है अमृतलाल बेगड़ा, है ना, अमृतलाल बेगड़ा, ये इसे नर्मदा के जो है नर्मदा पुरुष के नाम से इसे जाना जाता। आइए अपन कुछ और प्रीलिम्स फैक्ट की इसमें बात करते हैं, कौन कौन से और इसमें प्रीलिम्स फैक्ट हैं जो आपकी एग्जामों में आ सकते हैं, है ना। एग्जामों में बहुत सारे प्रीलिम्स फैक्ट बनेंगे, उसकी अपन चर्चा करते हैं। इसके प्रभाव की तो देखो हमने बात की है, और एक बहुत ही शानदार मैं क्वेश्चन आपको डीप से बताता हूं, इसका जो प्रीलिम्स फैक्ट के अंतर्गत आप लोगों के साथ में पूछ सकता है ना। अब देखो इसके प्रवाह की अगर अपन ने बात की है तो नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी आपको पता है एक भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, ये आप लोगों ने सुना होगा। वो किस तरीके से बहती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारी जो नर्मदा नदी है उसके ऊपर की अगर अपन बात करें, देखो यहाँ से अगर वो बह रही है ना, तो इसके ऊपर अगर अपन बात करें तो विंध्याचल पर्वत आपको देखने को मिलता है। कौन सा पर्वत, अब देखो विंध्याचल पर्वत आपको देखने को मिलता है, और उसके नीचे मतलब कि उत्तर में अगर अपन बात करें तो उत्तर में आपका विंध्याचल पर्वत है, और नीचे की अगर अपन दक्षिण की अगर अपन बात करें तो सतपुड़ा पर्वत देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सतपुड़ा पर्वत आपको देखने को मिलता है। दक्षिण में अगर अपन बात करते हैं ना, दक्षिण में अगर अपन बात करते हैं तो सतपुड़ा पर्वत देखने को मिलता है। अब ये उत्तर की ओर आपका विंध्याचल पर्वत और जो है दक्षिण की ओर सतपुड़ा पर्वत, मतलब इन दोनों पर्वतों के बीच से आपकी नर्मदा नदी बहती है। मतलब कि दोनों तरफ पर्वत हैं, और पर्वत होने के कारण ये खाड़ी का एक जो है आपका भ्रंश का निर्माण करती है, गड्ढे का निर्माण करती है, इसीलिए यह एक क्या है, भ्रंश घाटी के अंतर्गत बहती है। आई बात आप लोगों को समझ में कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो मतलब कि ये गड्ढे के अंतर्गत बहती है। आई आप लोगों को बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये तो अपन ने प्रवाह की बात कर ली है। अब देखो नर्मदा नदी की अगर अपन बात करें, नर्मदा नदी पर कई सारे घाट हैं। ये तो सब प्रीलिम्स फैक्ट की बात कर रहा हूं, अभी ये चीजें मैं समझा रहा हूं, अभी तो ये पूरा डायग्राम बनाऊंगा और उससे उसके मैप के माध्यम से अपवाह तंत्र की अपन बात करेंगे। नर्मदा नदी आपके 15 जिलों से होकर बहती है। नर्मदा नदी आपके 15 जिलों से होकर बहती है। वहीं अगर अपन बात करें नर्मदा नदी की अपन बात करें तो कई सारे घाट आपको देखने को मिलेंगे। देखो गौरी घाट मिलेगा आपको जबलपुर में, सेठानी घाट मिलेगा आपको जो है सेठानी घाट मिलेगा होशंगाबाद में। वहीं अगर अपन बात करें जो है खरगोन के अंतर्गत आपको महेश्वर घाट देखने को मिलेगा।
महेश्वर घाट देखने को मिलेगा। तो गौरी घाट जबलपुर में है आपका, सेठानी घाट होशंगाबाद के अंतर्गत आता है, और खरगोन के अंतर्गत आपको महेश्वर घाट देखने को मिलेगा। 15 जिलों से होकर ये गुजरती है। आगे और प्रीलिम्स फैक्ट की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा स्थापित की है गुजरात के अंतर्गत, जो कि नर्मदा जिले जो है नर्मदा नदी के तट पर बनाई गई है ना। 182 मीटर लंबी है ये। अगर अपन बात करें नर्मदा नदी के, है ना, नर्मदा नदी पर जो है 31 अक्टूबर 2008 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। अब देखो मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताता हूं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है वह विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा हो गई है ना, सबसे ऊंची प्रतिमा है, और जो नर्मदा नदी के तट पर बनाई गई है। 31 अक्टूबर 2008 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ना, पीएम मोदी जी ने क्या किया है, इसका शिलान्यास किया था। 182 मीटर ऊंची है। कितनी है? 182 मीटर ऊंची है ये। वहीं अगर अपन बात करें इसके जो वास्तुकार हैं, इसके वास्तुकार डिजाइनर की अगर अपन बात करते हैं तो राम सुतार हैं। क्या है? राम सुतार हैं। ये याद रखना। 31 अक्टूबर को 2018 की बात करें तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा स्थापित की गई है वो भी नर्मदा नदी के तट पर की गई है। 182 मीटर ऊंची है ये। इसके वास्तुकार कौन थे? आपके राम सुतार थे। तो ये बहुत सारे फैक्ट हमने आज नर्मदा नदी से संबंधित देखे हैं, और ये गारंटी के साथ कह रहा हूं इतने सारे फैक्ट आपको एक किताब में नहीं मिल सकते। ये जो सार संग्रह और फैक्ट में आप लोगों को लिखवाता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पीएससी की एग्जाम में जो प्रीलिम्स फैक्ट की अगर अपन बात करें तो सीधा जो क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा, जैसे नर्मदा नदी जो है कितने जिलों से होकर बहती है, इसका जो आकार है क्या है, कौन से दो पर्वतों के बीच में ये बहती है, ये मेन डीप का क्वेश्चन है ना। ये हर एक नॉर्मल बंदा जो प्रीलिम्स फैक्ट के अंतर्गत इस चीज को नहीं बना पाएगा, जिसने व्यापक तरीके से और विस्तृत तरीके से अगर चीज का अध्ययन नहीं किया है तो वे क्वेश्चन नहीं बना सकता। आई बात आप लोगों को समझ में? तो इसलिए मैंने बहुत ही आसान तरीके से प्रीलिम्स फैक्ट में भी ये बता दिया है कि कौन से दो पर्वतों के भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ये सभी चीजें हमने देख लिए। अब अपन एक मैप के माध्यम से इसके अपवाह तंत्र की बात करेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे। कई सारे इसकी नदियों की बात करेंगे, सहायक नदियों की बात करेंगे, परियोजनाओं की बात करेंगे, जलप्रपात की बात करेंगे, है ना। इन सभी चीज को नर्मदा नदी की एक ऐसी डिजाइन और ऐसा जो है डायग्राम हम देखेंगे जिसके माध्यम से बहुत सारी चीजें आपकी कंप्लीट इसी क्लास के अंतर्गत हो जाएंगी। तो देखिए मैं एक मैप ड्रॉ कर रहा हूं और मेरे साथ साथ आप भी एक मैप ड्रॉ कर लें, है ना। आप एक मैप बनाना सीखें, आपको बहुत ही जो है हेल्प होगी। मैप देखो, मैप के माध्यम से हम चीज़ों को सीखेंगे तो बहुत आराम से हम जो है मैप के माध्यम से चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो एक मैप बना लेते हैं। कैसा भी मैप हम शुरुआत करें बनाना, मेरी इच्छा है कि आप मैप बनाना सीखें। तो मैं भी यहाँ पर एक मैप बना रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखिएगा। मैप ज़्यादा अच्छा भी नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैप हम बनाएंगे बहुत अच्छी तरीके से ना, बहुत अच्छी तरीके से मैप एक अपन डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे मध्य प्रदेश में, है ना। देखो हमने यहाँ पर एक मैप ड्रॉ कर लिया है और लगभग जो है आपका बहुत अच्छी तरीके से अपन ने मैप यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है ना, ये देखेंगे। और उसके बाद अपन ये देखेंगे
कि ये किस तरीके से जो है बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है नर्मदा नदी, है ना। किसकी तरफ बहती है, ये जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके की इसकी रहती है, पश्चिम की तरफ बहती है ये नदी, है ना, पश्चिम की तरफ इसकी डायरेक्शन रहती है। अब देखो यहां पर अगर अपन बात करें तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट कहां पर आती है आपकी, यहां पर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट आती है ना, यहां पर से निकलती है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से, है ना, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से यहां से निकलती है। तो ये कुछ इस तरीके से बहती हुई, है ना, ये कुछ इस तरीके से बहती हुई अपन 2 पेन का यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा अपन को समझ में आएगा। देखो नर्मदा नदी है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से यहां से निकलती है ना, कुछ यहां से बहती हुई आगे की तरफ बढ़ती हुई ये आती है आपकी अलीराजपुर होती हुई आपकी महाराष्ट्र होती हुई, महाराष्ट्र से फिर गुजरात की तरफ चल जाती है और खंबात की खाड़ी में यहाँ पर गिर जाती है ना, क्या कर जाती है आपकी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पर जो है नर्मदा नदी की, है ना, नर्मदा नदी की अगर अपन बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये आगे की तरफ चली जाती है। अब देखो हमें ये बात करना ये है कि कौन कौन से 15 जिलों से होकर ये बहती है। तो सबसे पहले एक बात ये समझ लो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई उत्तर में इसके विंध्याचल पर्वत है, तो उत्तर में क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ से विंध्याचल, आपको विंध्याचल पर्वत आपको देखने को मिलेगा, विंध्याचल पर्वत, है ना। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, भांडेर श्रेणी, और यहाँ पर आपको कैमूर श्रेणी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, ये आपकी कैमूर श्रेणी थी, और ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को पर्वतों वाली, पठारों वाली सारी की सारी क्लासेस पहले ही मैंने आप लोगों को कवर करवा दी हैं। तो जिसने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं जो है प्लेलिस्ट में जाएं, और जो है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, सारी की सारी क्लासेस मैंने विस्तार पूर्वक आप लोगों को बता दी हैं। अगर किसी ने ये समझ में नहीं आ रहा हो कि विंध्याचल पर्वत ये कहाँ से आया, सतपुड़ा पर्वत नीचे कहाँ से आया, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने मैप के माध्यम से बहुत विस्तारित तरीके से मैंने चीज़ों को जो है आप लोगों को समझाया था। अब जिसने भी क्लासेस देखी हैं बहुत बहुत अंडरस्टैंड होगा वो कि ये सारी चीज़ें उसको समझ में आ रही होंगी कि ऊपर विंध्याचल पर्वत की अगर अपन ने बात करी तो ये हमारा विंध्याचल रेंज थी, ये हमारा भांडेर क्षेत्र था, है ना, और नीचे ये हमारी कैमूर श्रेणी थी। वहीं अगर अपन बात करें नीचे हमने क्या देखा था, आपका सतपुड़ा पर्वत देखा था, क्या देखा था हमने, सतपुड़ा पर्वत देखा था। थोड़ा सा नीचे बना देते हैं अपन इसको ना, यहां पर हमने क्या देखा था, सतपुड़ा पर्वत देखा था, है ना, सतपुड़ा पर्वत देखा था। अब इन्हीं दोनों के बीच में से नर्मदा नदी हमारी बह रही है, इन्हीं दोनों के बीच में से क्या है, हमारी नर्मदा नदी बह रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम यहाँ पर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। ये कौन सा जिला हो जाएगा आपका, अनूपपुर हो जाएगा, ये आपका अनूपपुर हो जाएगा। अनूपपुर से आता है आपका, यहाँ पर आता है डिंडोरी, क्या आता है आपका डिंडोरी। हम पूरे 15 जिलों की बात करेंगे। डिंडोरी की अगर अपन बात करें तो फिर थोड़ा सा आगे आता है आपका मंडला, है ना, मंडला से अगर अपन बात करें तो यहां आता है आपका जबलपुर, क्या आता है आपका जबलपुर, है ना। जबलपुर से अपन थोड़ी सी नीचे देखेंगे तो यहां पर आता है आपका नरसिंहपुर, है ना। नरसिंहपुर से हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है रायसेन, है ना। रायसेन से हम थोड़ा सा और आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं रायसेन से, तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहां से हमको देखने को मिलता है सीहोर, है ना। और यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, यहां पर हमको देखने को मिलता है होशंगाबाद, आता है आपका हरदा। हरदा के बाद अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर देखो, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर आता है आपका खरगोन, यहां पर आता है आपका खंडवा, खंडवा आता है आपका, यहां पर आता है आपका खरगोन, फिर आता है आपका बड़वानी, बड़वानी थोड़ी सी नीचे की तरफ रहता है, फिर आता है आपका अलीराजपुर, यहां पर आता है आपका अलीराजपुर, फिर यहां पर आता है आपका धार,
ठीक है, यहाँ पर आता है आपका धार, फिर आता है यहाँ पर आपका देवास, यहाँ पर आता है आपका देवास। कितने जिले हो गए हैं हमारे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि भाई हमारे 15 जो जिले हैं, टोटल 15 जिलों से होकर नर्मदा नदी बहती है। क्या बहती है, नर्मदा नदी यहाँ से टोटल 15 जिलों से होकर बहती है। तो ये मैंने सारी की सारी चीजें आप लोगों को बता दी हैं, 15 जिलों से होकर बहती है। अब एक एक करके अपन नर्मदा नदी का पूरा विस्तार तरीके से अध्ययन करेंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि यहाँ पर से अगर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका देखो ये कुछ जलप्रपात का निर्माण करती है, जो कि आपके 2-3 4-4 5-5 किलोमीटर दूरी पर है। देखो अगर अपन बात करें, एक आपका आता है कपिलधारा जलप्रपात, और ये चीजें मैंने आपको नर्मदा नदी पर जलप्रपात जब पढ़ाए थे, तो जलप्रपात वाला भी मेरे दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, क्लासेस नहीं देखी, वो भी आप लोग जरूर से जरूर देखें। कपिल धारा की अगर अपन बात करें यहाँ पर, फिर आता है आपका दुग्ध धारा, जिसे दुर्गा धारा भी कभी कभी कहा जाता है। फिर आता है आपका, देखो आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं, फिर आता है आपका डिंडोरी। डिंडोरी में ऐसा कुछ जो है आपका विशेष नहीं है। वहीं अगर अपन बात करें मंडला में, तो मंडला में आती है आपकी एक थावर परियोजना। थावर परियोजना है ना, कहां पर आती है आपकी थावर जो परियोजना है, मंडला के अंतर्गत आती है और थावर नदी पर आती है ना, जो है आपकी। और ये किसकी सहायक नदी है, आपकी नर्मदा की। और ये जो थावर परियोजना है वह कहां पर आती है, मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। देखो जबलपुर की अगर अपन बात करें तो जबलपुर में आपकी कौन सी है एक परियोजना, जिसे अपन जो है रानी अवंती परियोजना, मतलब कि बरगी जो परियोजना है, बरगी परियोजना, जिसे हम रानी अवंती परियोजना के नाम से भी जानते हैं, रानी अवंती परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। जबलपुर के अंतर्गत क्या है, एक आपका गौरी घाट भी है ना, और जबलपुर के अंतर्गत एक आपका तिलवारा घाट भी है। तिलवारा, जहां पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, जबलपुर के अंतर्गत यह। तो जबलपुर में मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक बरगी परियोजना नर्मदा नदी पे बरगी है ना, उसके बाद जैसे रानी अवंती सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। गौरी घाट भी जबलपुर में है और तिलवारा घाट भी जबलपुर के अंतर्गत आता है ना। वहीं अगर अपन बात करें नरसिंहपुर की, तो नरसिंहपुर में से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शक्कर नदी। क्या निकलती है, एक शक्कर नदी निकलती है, और यहाँ से मिलती हुई आपकी नर्मदा में मिल जाती है ना। नरसिंहपुर की अगर अपन और बात करें, यहाँ पर अर्जुन कुंड भी है। क्या है आपका, अर्जुन कुंड आपको देखने को मिलेगा, अर्जुन कुंड है ना, और भीम कुंड, दोनों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नरसिंहपुर के अंतर्गत आपका एक मेला लगता है, बरमान का मेला है ना। नरसिंहपुर के अंतर्गत क्या लगता है आपका, एक बरमान का मेला लगता है। गाटरवारा नरसिंहपुर के अंतर्गत जो लगता है ना, तो वो भी आपका नरसिंहपुर के अंतर्गत ही लगता है। रायसेन की देखो अगर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बारना परियोजना है। कौन सी परियोजना है, यहाँ पर बारना परियोजना। बारना परियोजना आपकी रायसेन में है, और एक रायसेन में से ही आपकी बारना नदी निकलती है, जो कि जाके मिल जाती है आपकी नर्मदा नदी में, है ना। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर रायसेन के अंतर्गत मैंने आप लोगों को क्या बताया, बारना नदी निकलती है, और बारना जो है आपका रायसेन के अंतर्गत जो है बारना नदी नर्मदा जाके मिल जाती है। बारना परियोजना, बारना परियोजना कहां पर है आपकी, ये आपकी नरसिंहपुर में है, नरसिंहपुर के अंतर्गत आती है। देखो अगर अपन सीहोर की बात करें, है ना, सीहोर की अगर अपन बात करें तो सीहोर से एक नदी निकलती है कोलार, तो यहां पर कोलार परियोजना है, कोलार परियोजना। और कोलार नदी यहां से निकलती है, तो ये भी आपकी कहां मिल जाती है, आपकी नर्मदा में जाके मिल जाती है। तो कोलार परियोजना की अगर अपन बात करें तो ये सीहोर के अंतर्गत ही आती है, कोलार परियोजना है ना, ये सीहोर के अंतर्गत आती है। होशंगाबाद की अगर अपन बात करें तो होशंगाबाद में कौन सा मैंने आप लोगों को बताया था भाई, एक तो तवा परियोजना यहाँ पर है ना, तवा परियोजना, यहाँ पर तवा बांध बना हुआ है, तवा पुल भी है, तवा पुल है ना, तवा पुल है। और जो है होशंगाबाद के अंतर्गत आपका तवा परियोजना भी है ना। और यहाँ पर कौन सा घाट बताया था मैंने, एक सेठानी घाट भी है यहाँ पर, है ना, सेठानी घाट भी है यहाँ पर। तवा परियोजना के अंतर्गत मैंने आप लोगों को क्या बताया भाई, होशंगाबाद के अंतर्गत आती है तवा परियोजना, है ना। ये आपकी होशंगाबाद में तवा नदी आती है ना, तवा, उस पर ये परियोजना बनी है। और तवा किसकी सहायक परियोजना, सहायक नदी है आपकी जो है नर्मदा की सहायक नदी है ना, नर्मदा की सहायक नदी है। आई बात आप लोगों को समझ में।
तो यहाँ से तवा नदी निकलती है होशंगाबाद से, और तवा नदी किस में जाकर मिल जाती है, नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है, जिस पर तवा परियोजना है और तवा पुल भी है, और सेठानी घाट भी होशंगाबाद के अंतर्गत अपन ने देखा है। अब देखो अगर हम यहाँ पर अगर अपन बात करें, जो है सीहोर हमने बात कर ली है, हरदा की अगर अपन बात करें तो हरदा में ऐसा कोई विशेष नहीं है। वहीं अब देखो अगर अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पर खंडवा की, तो खंडवा में क्या है आपका, एक तो दर्दी जलप्रपात है, दर्दी जलप्रपात की अगर अपन बात करें, ये भी आपका कहां पर है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। एक आती है आपकी इंदिरा परियोजना, है ना, इंदिरा परियोजना की अगर अपन बात करें तो वो कहां पर है, आपकी खंडवा के अंतर्गत। इंदिरा परियोजना ये भी आपकी खंडवा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। पर अगर अपन खंडवा की बात करें, एक यहां पर हनुवंतिया टापू भी है। क्या है आपका, हनुवंतिया टापू। यहाँ पर जलोत्सव मनाया जाता है हनुवंतिया के अंतर्गत। देखो इंदिरा परियोजना है ना। वहीं अगर अपन बात करें, यहाँ पर जो है दर्दी जलप्रपात भी है, हनुवंतिया टापू भी है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें आपको खंडवा के अंतर्गत देखने को मिलेंगी, है ना। वहीं अगर अपन बात करें खरगोन की, देखो तो खरगोन में एक आपका है, कौन सा है, एक तो देजला देवड़ा परियोजना। याद रखना आपकी देजला देवड़ा परियोजना, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, देजला देवड़ा परियोजना, देजला देवड़ा, है ना। और सहस्त्रधारा जलप्रपात की अगर अपन बात करें, वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है आपका, वो भी आपको खंडवा जिले जो है खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत देखने को मिलेगा। एक देजला देवड़ा परियोजना है आपकी, एक सहस्त्रधारा परियोजना है। ये सारी की सारी चीजें आपको जो है जो खरगोन के अंतर्गत देखने को मिलेगी। और एक महेश्वर घाट मैंने आप लोगों को बताया था, महेश्वर घाट भी कहां पर है आपका, महेश्वर घाट भी आपको खरगोन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। फिर ये बड़वानी आ जाती है ना, बड़वानी से भी यहाँ पर भेजती है, तो बड़वानी में ज़्यादा कुछ है आपका है नहीं। वहीं अगर अपन बात करें अलीराजपुर की, तो अलीराजपुर से एक जो है, अलीराजपुर से अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें हथनी नदी आती है, हथनी नदी जो है यहाँ से आती है, और अलीराजपुर के निकट जो है नर्मदा नदी में आपकी मिल जाती है ना। धार की अगर अपन बात करें, है ना, धार में एक आपकी मान परियोजना है, मान परियोजना की अगर अपन बात करें, वो धार के अंतर्गत आती है ना, धार के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर अपन ने कई सारी चीजें के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। आप याद रखना कौन कौन सी चीजें हमने देखी हैं, है ना। ये सारी की सारी चीजें आज अभी हमने डिस्कस की हैं। अब देखो कितनी सारी हमने इसमें चीजें इंक्लूड की हैं। एक तो हमने जलप्रपात भी देखे हैं, परियोजनाएं भी यहाँ पर देखी है, और कुछ यहाँ पर जो नदियां हैं, नदियां कौन कौन सी नदियां आपकी कहाँ से मिल रही हैं, है ना, वो भी अपन ने देखी है। जैसे कि बारना नदी हो गई है, या कोलार नदी इसकी सहायक नदी है, या तवा नदी इसकी सहायक नदी है, वो भी अपन ने देखी है। थावर परियोजना थावर नदी पर है, लेकिन जो किसकी सहायक नदी आपकी जो मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, और ये नर्मदा की सहायक नदी है ना। वहीं अगर अपन बात करें नरसिंहपुर में, तो शक्कर नदी, शक्कर नदी जो है आपकी क्या है, शक्कर नदी, ये नदी भी कहाँ आपकी नर्मदा में मिल जाती है ना। वहीं अगर अपन बात करें तवा नदी आपकी होशंगाबाद से मिल जाती है, खंडवा में जाती हुई है, खंडवा से बहती हुई, तो खंडवा में हनुवंतिया टापू भी है, एक दर्दी जलप्रपात यहाँ पर बनाती है। इंदिरा सागर परियोजना आपको देखने को मिलेगी, महेश्वर में महेश्वर घाट देखने को मिलेगा, देजला देवड़ा परियोजना आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगी, सहस्त्रधारा जलप्रपात देखने को मिलेगा। फिर बड़वानी है, बड़वानी से होती है फिर ये नीचे की तरफ जाती है, महाराष्ट्र से गुजरात होती है, क्या कर जाती है जो है आपकी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये अपन ने एक ऑल ओवर व्यू नर्मदा नदी का यहाँ पर देखा है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। मेरे दोस्तों विद्यार्थियों, भाइयों एवं बहनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए रहेगा, और इसीलिए अब अपन जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही विस्तारित तरीके से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, और विथ हेड रिटन, बिल्कुल हेड रिटन जो है आपका, जैसे हार्ड कॉपी हमारी बनती है ना, हेड रिटन हम बिल्कुल नोट्स बनाते हैं, वैसे ही नोट्स बना के मैं आप लोगों को क्या कर रहा है, यहाँ पर बोर्ड पर दिखाता हूँ, फिर बनाता हूँ, बनाकर हम सब चीज़ों को बहुत ही आराम से डिस्कस करते हैं। अभी जो है अपने पास में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे हम बात करते हैं किस चीज़ की, डिजिटल बोर्ड की, तो बहुत जल्दी आपके सपोर्ट से अपन वो भी ले आएंगे, है ना। तब तक अपन को जो है बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखना है, और सीखकर हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे।
तो फिर अपन मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। देखो नदियां हमारी चालू तो हुई हैं, है ना। अब अपन सारी की सारी नदियों की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले प्रमुख नदी की बात की है, प्रमुख नदी की बात करने के बाद हमने सारी चीजें उसमें डिस्कस की हैं। तो फिर अपन मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।